जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में फिर से हाजिर हूँ। तो कल आपसे पूछे थे कि डायमंड लिंक की स्थापना कब हुई थी। ए का वर्ष 2008, और बी का वर्ष 2009, और सी का वर्ष 2012, और डी का वर्ष 2010। इसका सही आंसर है यानी कि डी का वर्ष 2010 में। 2010 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हुआ था। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। तो जो डायमंड लीग है, जो कि विश्व का एथलेटिक द्वारा आयोजित किया जाता है, ये आउटडोर ट्रैक और फील्ड नोटी मीटिंग की एक वार्षिक श्रृंखला है। इसका स्थापना हुआ था जो कि 2010 में हुआ था। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और स्थगित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14, ए का, और बी का अनुच्छेद 174, और सी का अनुच्छेद 32, और डी का अनुच्छेद 44। इसका सही आंसर है यानी कि बी का अनुच्छेद 174। और ए की बात कर लेते तो ये समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। ये सी के बात कर लेते हैं यानी अनुच्छेद 32। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट का हनन होता है, मूल अधिकार के हनन होता है, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 44 के बात कर लेते हैं तो सिविल कोड होता है, यानी कि सभी धर्म के लिए एक ही कानून होते हैं। और इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। तो राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्ति करना होता है। ये एक व्यक्ति जो एक से या अधिक राज्य में भी ये राज्यपाल नियुक्ति किए जा सकते हैं। इनका नियुक्ति होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और केंद्र सरकार के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल होते हैं जो कि यानी कि दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक तो यो यानी कि संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और मंत्रिपरिषद के सलाहकार के लिए वो बाध्य होते हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यानी कि कार्य करते हैं। अब अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल के पद के लिए पात्रता की आवश्यकता की बात करता है। और आगे की बात कर लेते हैं। तो यानी कि राज्यपाल को जो शक्तियां हैं, यानी कि अनुच्छेद 161 के तहत देखें तो क्षमादान, दंड, स्थगन आदि की शक्तियां हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलता है तो ये क्षमादान नहीं कर सकते हैं। इनके लिए आपको राष्ट्रपति के पास आवेदन करना होगा। और राज्यपाल को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए विवेकाधिकार और कुछ शर्तों को छोड़कर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति होती है। इसका अनुच्छेद देख लेते हैं तो 163 के तहत होता है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं यानी कि 164 के तहत। और राज्यपाल का विधानसभा द्वारा पारित विधेयक अगर वो अनुमति दे देते हैं तो अधिनियम बन जाते हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो अधिनियम वो निरस्त हो जाते हैं। ये राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित रख सकते हैं आर्टिकल 200 के तहत। और राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थिति में अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं जो कि 213 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस स्थिति में राज्यपाल मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर राज्य विधानसभाओं को भंग कर सकता है। ए के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, बी का केवल तभी मुख्यमंत्री के बहुमत संदेह हो, और सी का विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी समय, और डी का मुख्यमंत्री के सिफारिश के बिना। इसका सही आंसर है यानी कि इसका जो है कि बे, ये तभी कर सकते हैं यानी कि जब मुख्यमंत्री की बहुमत संदेह पर हो, यानी कि उनका बहुमत जो विधानसभा में जितना क्राइटेरिया है उतना ना पूरा कर रहे होते हैं तो इनको भंग कर देते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 174 2B के राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सहायता एवं सलाह विधानसभा को भंग करने की शक्तियाँ होती हैं। ये तभी कर सकते हैं जब उनका विधानसभा में बहुमत पूर्ण रूप से ना हो तभी।
जबकि हालांकि राज्यपाल अपना विवेक इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब सलाह किसी ऐसे मुख्यमंत्री की से आए जिसका बहुमत संदेह में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। साइबर तहसील पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए का कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, बी के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, और सी के सड़क अवसंरचना में सुधार करना, और डी के भूमि पंजीकरण और हस्तांतरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। इसका सही आंसर यानी कि डी के है, भूमि पंजीकरण और हस्तांतरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि भूमि का जो सुधार के प्रक्रिया है यानी कि पारदर्शिता में सुधार करना, मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना यानी कि जो फिजिकल होते हैं वो कम करना, डिजिटल प्रक्रिया में इनको भागीदारी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पंजीकरण प्रक्रिया में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक की क्या भूमिका होती है? ए के जन जागरूकता अभियान चलाता है, और बी के कानूनी दस्तावेज के पंजीकरण और मुद्रांकन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण करता है, और सी के शैक्षणिक यानी कि शैक्षिक सुधारों को देखरेख, और डी के आयकर संग्रह का प्रबंधन करता है। इसका सही आंसर है यानी कि कानूनी दस्तावेज को पंजीकरण और मुद्रांकन प्रक्रिया को पर्यवेक्षण करता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि पंजीयन और मुद्रांकन महानिरीक्षक का जो काम होते हैं किसी भी राज्य में दस्तावेज के पंजीकरण और मुद्रांकन प्रक्रिया को प्रबंधन और देखरेख करना है, यानी कि इस जिससे जुड़ी होती है वो कानून से दस्तावेज जुड़ी होती है, जैसे कि संपत्ति, विलेख, विवाह प्रमाण पत्र, अन्य जो महत्वपूर्ण होते हैं उनका निरीक्षण करते हैं। यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकरण प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं और मानकों के अनुपालन कर रहे हैं या कि नहीं, तो इसके बारे में वो जांच करते हैं। मुद्रांकन शुल्क के संग्रह का प्रबंधन करता है, जो कि कुछ दस्तावेज पर कर भी लगाए जाते हैं और उल्लंघन करते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीरा की संरचना की सटीक वर्णन करता है? ए के हीरे ऑक्सीजन और कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं जो एक समतल संरचना में व्यवस्थित होते हैं। अब बी के हीरे की क्रिस्टलीय संरचना पष्ट कोणीय होती है। सी के हीरे चतुष्फलकीय जालक में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। डी के हीरे में सिलिकॉन परमाणुओं की परतों वाली घनाकार क्रिस्टल संरचना होती है। यानी कि ए का जो ऑक्सीजन और कार्बन से बने होती है बिल्कुल नभी होते हैं। हीरे जो होते हैं सिर्फ यानी कि सी के चतुष्फलकीय व्यवस्थित कार्बन के बने होते हैं। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं तो हीरे जो कि एक कार्बन का अपरूप है और कार्बन परमाणु का चतुष्फलकीय जालक में व्यवस्थित होते हैं। अब प्रत्येक कार्बन यानी कि परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के सहसंयोजक रूप में बने होते हैं, यानी कि त्रिआयामी संरचना ये बनाते हैं। और हीरे जो होते हैं कठोर और मजबूत बहुत होते हैं। इनसे अगर कहीं पर अगर बोरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर पत्थर निकल जाता है, तो उस अवस्था में हीरे के पानी चढ़ाकर आप बोरिंग कर सकते हैं। हीरे के प्रमुख उत्पादक के देश देख लेते हैं तो ऐसे तो हीरा के कम उत्पादक में मध्य प्रदेश हैं। अब मध्य प्रदेश के जो हीरा है उनको GI टैग भी मिला हुआ है, 2023 में मिला था। इसके बाद देख लेते हैं तो रूस जो सबसे बड़ा है कच्चा हीरे उत्पादक में, बोत्सवाना भी है और कनाडा भी है। और दक्षिण अफ्रीका तो सबसे ज़्यादा है, इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका, कांगो, ये सब भी देश में होता है। और अब विश्व में कच्चे हीरे का उत्पादक सबसे बड़ा है जो कि यानी कि रूस है। अब आगे के बात कर लेते हैं तो
प्राकृतिक हीरे से संबंधित नैतिक चिंताएं भी इनमें होते हैं, यानी कि जो कुछ प्राकृतिक हीरे होते हैं जो खनन के समय संघर्ष भी होते हैं। ज़्यादातर ये अफ्रीका देशों में देखने को मिलता है। ऐसे हीरा को हम कहे जाते हैं ब्लड डायमंड या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड इसे कहे जाते हैं। इन हीरो का जो इनसे लाभ होता है, इनका अनैतिक कार्यों में किया जाता है, जैसे कि सशस्त्र संघर्षों को वित्त पोषित करने में। इन हीरो का खनन मानवाधिकार हनन से भी संबंधित है। इस हीरो से निवासियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ते हैं। भारत के बारे में देख लेते हैं तो सूरत में 90% यानी कि कटिंग और यानी कि पॉलिश किए जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में जो हीरे जाते हैं यहाँ से 90% जो कि यहीं के कटिंग और पॉलिश होते हैं। अब प्रयोगशाला में निर्मित हीरा को रक्त मुक्त हीरे कहे जाते हैं। इसे क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये हिंसा मानवाधिकार के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, इसलिए कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा खान और खनिज अधिनियम 1957 का प्राथमिक कार्य है? ए का खनिज संसाधनों के अन्वेषण और निष्कर्षण को नियंत्रण करना, बी के खनन कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करना, सी के खनिजों के आयात और निर्यात को विनियमित करना, डी के खनन प्रौद्योगिकी के लिए शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना करना। इसका सही आंसर है जो कि यानी कि केंद्र सरकार द्वारा संसाधनों को अन्वेषण और निष्कर्षण को नियंत्रित करती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो यानी कि खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की अनुसार देख लेते हैं तो खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं निष्कर्षण और विनियमन को नियंत्रित केंद्र सरकार करती है। इन गतिविधियों को यानी कि नियंत्रण एवं प्रतिबंधित करने का अधिकार जो केंद्र सरकार के सिर्फ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हीरा खनन गतिविधियों के लिए जाने जाता है? ए उत्तर प्रदेश और बी का पंजाब और सी का मध्य प्रदेश और डी का राजस्थान। इसका सही आंसर है यानी कि मध्य प्रदेश, पन्ना जिला में है। अब पन्ने में होते हैं, पन्ने जिला में ये जाने जाते हैं, ये सदियों से प्रसिद्ध था। और राजस्थान के बात कर लेते हैं तो खेतड़ी में यहाँ तांबा के सबसे ज़्यादा उत्पादक होते हैं खेतड़ी में। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो हीरे के भारत में जो खान है कि यानी कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये इंडिया में कम है। अब मध्य प्रदेश के हीरे के खन्ना को जो कि जून 2023 में जीआई टैग मिला है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भागीरथ और अलकनंदा गढ़वाल में खाली जगह पर मिलती है तथा उसके बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। ए का विष्णु प्रयाग, बी का देव प्रयाग, सी के कर्ण प्रयाग और डी के रुद्र प्रयाग। इसका सही आंसर है कि यानी कि देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जो कि देव प्रयाग में मिलती है, यहीं से माँ गंगा का नाम मिलता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो अलकनंदा और भागीरथी जो कि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसे पहले भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों में महाखंडों का निर्माण करती हुई यानी आगे बढ़ती है। और अलकनंदा नदी का जो स्रोत है यानी कि बद्रीनाथ ऊपर जो कि सतोपन हिमनद है, यहाँ पर स्रोत है। और देव प्रयाग की बात कर लेते हैं तो देव प्रयाग भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद गंगा के नाम इसको दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर विष्णु प्रयाग के बारे में जान लेते हैं तो विष्णु प्रयाग जो कि धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है और जोशीमठ और विष्णु प्रयाग में ये मिलती है। कर्ण प्रयाग के बारे में देख लेते हैं तो ये यानी कि अलकनंदा की अनसहायक नदी पिंडार है जो कि इसे कर्ण प्रयाग में मिलती है। और रुद्र प्रयाग की यानी कि मंदाकिनी और काली गंगा अलकनंदा से जो कि यानी कि रुद्र प्रयाग मिलती है। और इसके बाद हरिद्वार में गंगा में ये प्रवेश कर जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए का गोपालगंज, बी का लखीसराय, सी के बक्सर और डी का जहानाबाद। इसका सही आंसर है कि जहानाबाद। ये बराबर के पहाड़ पर स्थित हैं बाबा सिद्धेश्वर नाथ। इसका व्याख्या देख लेते हैं तो हाल ही में जो बिहार के जहानाबाद में मखदुमपुर, यहाँ मेरा भी प्रखंड मखदुमपुर में पड़ता है, बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में भगदड़ मचा था, क्योंकि यहाँ पर जो कवारी थे यानी कि वो फूल खरीदने गए थे। अब फूल खरीदने के कारण वहाँ पर बहस हो गए थे। जो फूल खरीदने वाले थे जो उनको लाठी से मारने के लिए दौड़े थे, तो इसी में भगदड़ मच जाने के कारण पहाड़ से नीचे कुछ लोग गिर गए, जिसमें कई लोग को मृत्यु हो गया था, कई लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आवाज़ का अंतिम क्वेश्चन है। हिरन और तेंदुरी और बरना निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? ए का महानंदी और बी के कावेरी और सी के नर्मदा और डी के गोदावरी। इसका सही आंसर है यानी कि नर्मदा। ये कावेरी के देख लेते हैं तो ये दक्षिण भारत का है, और गोदावरी को यानी कि दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है, और महानदी के यानी कि ये दार्जिलिंग से निकलती है। ये कर्नाटक के देख लेते हैं, ये अमरकंटक से पश्चिम क्षेत्र से निकलता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, यानी कि नर्मदा जिसे रीवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा के रूप में यानी कार्य करता है। यह मैकाल पर्वत और अमरकंटक की चोटी से उद्गम होती है। यह खंभात के खाड़ी में यानी कि गुजरात में ये गिर जाती है, खंभात के खाड़ी में। इसका जो कि क्षेत्र अपवाद क्षेत्र है, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसका अपवाद क्षेत्र है। और आगे के बात कर लेते हैं तो यानी कि यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कि उत्तर विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच दरार से होकर बहती है। इनका सहायक नदियां हैं जो कि हिरन, तेंदुरी, अबरना, अकलोर आदि हैं। इनके बाएं ओर प्रमुख नदियां हैं जो कि बरनन, बंजार, शेर, दुधी, तब्बा आदि हैं। और इन पर बांध है जो कि यानी कि ओंकेश्वर बांध है और महेश्वर बांध है और सरदार सरोवर भी बांध इन्हीं पर है। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि आज का अभ्यास प्रश्न है जो कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ए का वर्ष 2000, और बी का वर्ष 1996, और सी का वर्ष 2004 और डी का वर्ष 2009। इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।